हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों बात करने वाले हैं हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म हम लोगों को सुना सुना लग रहा है, यानी हम लोग कहीं पहले भी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आपको बता दें कि क्लास 11th में हमारा एक चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नेमिंग भी की थी और उस कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने आइसोमेरिज्म टर्म को भी वहाँ पर पढ़ा था। तो जब आइसोमेरिज्म का एक्चुअली जो मीनिंग होता है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। तो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग होता है कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो उनका फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम होता है, बट उसके जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं वो हो जाते हैं डिफरेंट। तो इस तरीके का जहाँ पर फिनोमिना हम लोग देखते हैं उसको हम लोग फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इस तरीके का फिनोमिना मिलता है कि हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं सेम, और लेकिन उसके जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स वहाँ पर डिफरेंट होते हैं। तो जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जो हमारा होता है एक ईथर, यानी डाई मिथाइल ईथर, जहाँ पर बीच में ओ लगा हुआ होता है फंक्शनल ग्रुप, और उसके दोनों तरफ हमारे एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2OH। तो ये एग्जाम्पल है हमारा एल्कोहल का, बिकॉज ऑफ ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप लगा है और इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगा है O, जिसको ईथर बोलते हैं। तो दोनों कंपाउंड्स अलग हैं, ये हमारा डाई मिथाइल ईथर है, ये हमारा इथाइल एल्कोहल है। लेकिन अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखते हैं, इसमें कंपाउंड्स को या एटम को हम लोग देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो यहाँ पर 2 हैं, और इस केस में भी कार्बन एटम 2 हैं। इस केस में हाइड्रोजन एटम कितने हैं बच्चों? 6 हैं। इस केस में भी 3, 2 और 1, 6 हो गया हमारा। और ऑक्सीजन एटम यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। तो इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं C2H6O, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं C2H6O। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका देखते हैं तो सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। और स्ट्रक्चर से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी टोटल बच्चों डिफरेंट हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, यहाँ पर ईथर की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। अब हम यही वाला सेम केस हम लोग किसके रिलेशन में देखेंगे, किसके रिगार्डिंग देखेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। यहाँ पर बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो आइसोमेरिज्म होता है वो यहाँ पर दो टाइप्स का होता है। एक हमारा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो वहाँ पर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है उसको हम लोग एज अ स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं, कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। बट इन द केस ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर स्टीरियो का मीन्स होता है बच्चों स्पेस से। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो उसका स्पेस में अरेंजमेंट होगा एटम्स का वो डिफरेंट होगा। सपोज करते हैं बच्चों कोई एटम इस तरीके से है, और सपोज करते हैं उसका स्पेस में अरेंजमेंट थोड़ा सा इधर रोटेट कर गया। तो जब ये रोटेशन हुआ तो इस रोटेशन की वजह से क्या प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी बच्चों मॉलिक्यूल की? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेंज हो जाएगी बच्चों। अगर जरा सा भी मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब है उसका स्पेस में अरेंजमेंट क्या हो गया है? उसका स्पेस में अरेंजमेंट चेंज हो गया है। तो ये सारे जो आइसोमेरिज्म देखे जाते हैं वो हम लोग क्लासिफाई करते हैं किसके अंतर्गत? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफरेंट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पर मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड हैं। तो जो 4 टाइप का डिवाइडेशन है ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर भी हमें केवल 4 तरीके के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताए गए हैं। वैसे तो हमारे दो और आइसोमेरिज्म की बात की जाती है। एक होता है हमारा लिगैंड आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 टाइप्स के जो हमारे आइसोमेरिज्म है, ये जो 5th और 6th टाइप का है इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं देखने वाले हैं बच्चों। तो हम लोग इन 4 के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ये जो 4 टाइप के हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैं, तो ये जो 2 टाइप के इसमें कुछ खास नहीं होता है। इसमें जो लिगेंड आइसोमेरिज्म है इसमें लिगेंड जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। जैसे वो उसकी लिंकेज होती है, जैसे सपोज करते हैं हमारा इस तरीके से कोई लिगेंड है जो बाइडेंटेट लिगेंड है और उसकी 2 साइड इस तरीके से हैं। लेकिन अगर यही वाला लिगेंड बच्चों ये जो एन है वो इस वाले लास्ट वाले कार्बन से अगर अटैच हो जाता है तो यहाँ पर भी बाइडेंटेट है, लेकिन जो अटैचमेंट है इसकी जो लिगेंड का स्ट्रक्चर है वो टोटल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से एक ही लिगेंड जिनके दोनों नंबर ऑफ एटम्स सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट उनकी जो अटैचिंग पोजीशन है वो अलग अलग है। इस तरीके से जो लिगेंड में चेंज आता है तो उस तरीके के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें लिगैंड आइसोमेरिज्म पाया जाता है बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म के साथ होता है। यहाँ पर स्पेशल केस के कंपाउंड होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे हमारे ब्रिजिंग लिगैंड जिसमें होता है, उसमें जो ब्रिजिंग लिगैंड होता है उसके जो इधर और उधर हमारे लिगैंड होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। तो उस तरीके के जो हमारे आइसोमेरिज्म पाया जाता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। तो यहाँ पर हम इस दोनों के लिए केवल इतनी ही बात करेंगे और डिटेल में स्टडी करते हैं इन चारों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं आप लोग, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है इसमें होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स दिए हुए हैं जिनका फॉर्मूला यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोबाल्ट है 5, हमारे यहाँ पर NH3 है मॉलिक्यूल, अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं 5 और एक हमारा NO2 है, और बाहर हमारे जो काउंटर आयन है वो 2 Cl क्लोराइड आयन लगे हुए हैं। इसी तरीके से ये भी बिल्कुल सेम फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं इसका फिजिकल अपीयरेंस यानी इसका कलर आता है बच्चों रेड और इस केस में इसका कलर आता है येलो। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो सकता है, जिससे कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक का कलर रेड है और एक का कलर येलो है, लेकिन हम लोग देखने से, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने से हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है बच्चों, ये जो NO2 है ये हमारा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट करता है। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है उसमें जो पहली कंडीशन होती है बच्चों कि जो हमारा लिगेंड है वो होना चाहिए एम्बीडेंटेट। तो यहाँ पर देखते हैं जो एम्बीडेंटेट लिगेंड है वो कैसे लिंकेज आइसोमेरिज्म बना रहा है। तो जो हमारा NO2 है वो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर उसका होता है बच्चों। तो यहाँ पर जो NO2 है बच्चों, वो जो कोबाल्ट को जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कहाँ से, O के साइड से। तो यहाँ पर हमारा जो जुड़ा हुआ है वो O के साइड से जुड़ा हुआ है, वेयर एज जो इस येलो कंपाउंड में जो हमारा NO2 है वो हमारा N के साइड से यहाँ पर डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में केवल डिफरेंस हमारा क्या है, हमारा जो अटैचमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट है और हमारा जो लिगैंड है वो सेम है। तो इस तरीके के लिगैंड को बच्चों हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगैंड। और हमारी पहली कंडीशन होती है इस लिंकेज आइसोमेरिज्म की कि इसमें हमारा जो लिगैंड होना चाहिए वो होना चाहिए एम्बीडेंटेट।
तो इस तरीके से बहुत सारे और भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, जैसे SCN होता है बच्चों, तो वो एक बार SCN तरीके से जुड़ सकता है, यानी C से जुड़ सकता है, एक बार N से भी जुड़ सकता है। तो इसे बोलते हैं थायोसाइनेट, इसे बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। इस तरीके से हमारा CN भी होता है, और CN भी हमारा दो तरीके से जुड़ सकता है, एक हमारा साइनाइड और एक आइसोसाइनाइड तरीके से भी जुड़ सकता है बच्चों। तो हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा कि जो उसमें लिंकेज होती है, यानी जो अटैचमेंट होती है टुवर्ड्स मेटल, वो डिफरेंट होती है ड्यू टू एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो आइए बच्चों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक तरीके का हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और इसके लिए हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिसमें कैटायन भी हमारा एंटिटी हो और हमारा एनायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म का नाम रख दिया है इन लोगों ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हमारे दो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर भी अगर इस टोटल कंपाउंड को अगर बच्चों आप लोग देखोगे और इसको देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। देखो इसमें भी बच्चों एक Cr, इसमें भी Cr है, इसमें कोबाल्ट, इसमें भी कोबाल्ट, इसमें NH3 के 6 हैं, इसमें भी NH3 6 है, और इसमें हमारा साइनाइड 6 है, इसमें भी साइनाइड 6 है। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है कि जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन एंटिटी होंगे, क्योंकि जब आप इन दोनों को अलग करोगे तो ये हमारा कैटायन एंटिटी हो जाएगा और ये हमारा एनायन एंटिटी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कैटायन एंटिटी है ये वाली, और ये एनायन एंटिटी है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें चेंजिंग क्या होती है, इसमें जो हमारे लिगैंड होते हैं ये एक्सचेंज हो जाते हैं एंटिटी के अंदर। यानी यहाँ पर जो CN हमारा साइनाइड है वो अभी यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अटैच है, लेकिन जो हमारा आइसोमर्स है इसका उसमें CN जो है वो क्रोमियम के साथ अटैचमेंट दिखा रहा है, शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं वो क्रोमियम के साथ अटैच्ड हैं, और इस आइसोमर्स में हम यहाँ पर कोबाल्ट के साथ अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंटरचेंज ऑफ लिगैंड इनटू द या थ्रू एंटिटी, कैटायन एंड एनायनिक एंटिटी के बीच में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं बच्चों। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये एक और एग्जांपल है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो NH3 है वो इंटरचेंज हो गया है यहाँ पर प्लेटिनम के साथ, और हमारा जो प्लेटिनम के साथ क्लोराइड आयन थे वो हमारे कॉपर के साथ यहाँ पर इंटरचेंज हो गए हैं। एक बात आपको और दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ लिगैंड हैं वो सेम है, इसीलिए आसानी से क्या कर पा रहे हैं, इंटरचेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों 6 नंबर था तो आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो इस तरीके के हमारे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। तो क्या होता है इसमें, क्यों इसको आयनाइजेशन बोलते हैं, आयनाइजेशन नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं हमारे सामने बच्चों, दो आइसोमेरिज्म हैं, दो कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं। एक हमारा है कोबाल्ट के साथ 5NH3 और एक Br है, और जो हमारा काउंटर आयन है वो हमारा है SO4 सल्फेट। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और सल्फेट है, और काउंटर आयन है यहाँ पर Br। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स तो हमको मिलेंगे सेम। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है बच्चों, यहाँ पर डिफरेंस होता है काउंटर आयन का। काउंटर आयन क्या करते हैं, यहाँ पर काउंटर आयन एज ए लिगेंड भी परफॉर्म करने लगते हैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा जो काउंटर आयन है वो हमारा था सल्फेट SO4, बट अगर इसका आइसोमर्स देखते हैं तो यहाँ पर जो SO4 है वो क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एज अ लिगैंड। तो इस तरीके से यहाँ पर Br लिगैंड है, पर यहाँ पर Br हमारा है काउंटर आयन। तो जो काउंटर आयन है वो एक्सचेंज हो सकता है हमारा एज अ लिगैंड भी, यानी लिगैंड में भी हमारा एक्सचेंज हो सकता है हमारे काउंटर आयन। तो बच्चों यहाँ पर एक केमिकल मेथड भी है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा काउंटर आयन है यहाँ पर दूसरा है और यहाँ पर काउंटर आयन दूसरा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो इसका अगर आयनिक डिसोसिएशन कराएंगे तो ये जो हमारा ब्रेक हो जाएगा आयंस में, यानी एक हमें मिलेगा कैटायन और एक मिलने वाला है बच्चों यहाँ पर
एनायन, तो जो SO4 है वो 2 नेगेटिव में हमारा स्प्लिट हो जाएगा और ये 2+ कैटायन। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो इस तरीके से कैटायन एनायन में स्प्लिट हो जाएगा। और इसकी जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे बच्चों BaCl2 से, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट या एक प्रेसिपिटेट मिलेगा जो होगा BaSO4। और BaSO4 का बच्चों कलर होता है वाइट। तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा, ये हमको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलने वाला है when we react BaCl2 with this coordination isomer या फिर आयोनाइजेशन आइसोमर। तो इसके साथ हमको वाइट पीपीटी मिलने वाला है। और हम लोग देख लेते हैं कि इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलेगा AgBr। तो जो AgBr का प्रेसिपिटेट येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट हैं, एक में बच्चों हमको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, एक में हमको मिलता है येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट। तो जो हमारा ये कलर है, ये जो हमारा प्रेसिपिटेट मिला है, ये हमें किसके थ्रू मिला है, ये हमारे काउंटर आयन के थ्रू यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना है। तो इसका मतलब है जो हमारे काउंटर आयन है वो डिफरेंट हैं दोनों में, यानी तो इस तरीके से हम लोग इसका नाम देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये आयनाइजेशन पे ही हमारे काउंटर आयन क्या होते हैं, अलग हो पाते हैं और हमारा जो कलर है वो डिफरेंट आ पाया बच्चों। तो आप लोगों ने समझा बच्चों कि कैसे हमारा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म काम करता है। तो चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में, जो कि है हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बच्चों यहाँ पर दूसरा इसका नाम देते हैं हाइड्रेट। अब हाइड्रेट नाम देने से यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो बात होने वाली है वो होने वाली है वाटर मॉलिक्यूल की। तो बच्चों इसकी कंडीशन एक है, मैंडेटरी कंडीशन है कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होने के लिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है एक वाटर का वो होना मस्ट है, यानी वो होना ज़रूरी है। तो इन दोनों ये हमारे आइसोमर्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। यहाँ पर भी H2O6 है, यहाँ पर भी 5 और एक 6 है, यहाँ पर भी Cl3 है, यहाँ पर भी 2 और एक Cl3 है, और यहाँ पर भी हमारा क्रोमियम मेटल है, यहाँ पर भी क्रोमियम मेटल है। तो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट हैं, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। हम लोग देखते हैं क्यों। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है वो है H2O का होना। तो बच्चों यहाँ पर भी H2O अवेलेबल है और यहाँ पर भी H2O अवेलेबल है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर जो ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के। तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा था हमारा जो काउंटर आयन का विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में, यानी वो कभी काउंटर आयन बन जाता था, कभी लिगैंड बन जाता था। और यहाँ पर भी क्या होने वाला है, जो हमारा H2O का मॉलिक्यूल है ये कभी लिगैंड की यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर रहेगा, या फिर इसके एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कभी आयनिक स्फीयर में भी रह सकता है। तो कभी तो ये लिगैंड के रूप में काम करेगा और कभी ये काउंटर आयन के रूप में काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये बाहर होगा तो ये एज अ सॉल्वेट काम करेगा, सॉल्वेंट काम करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये है ये हमारा काउंटर आयन नहीं बन सकता बच्चों, क्योंकि ये H2O है, ये हमारा आयन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा, देखो यहाँ पर जो H2 है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है, तो ये जो SCR होगा इसकी जो स्ट्रक्चर होगा हमारा वो उसमें सारे H2O यहाँ पर होंगे, और जो हमारा काउंटर आयन है वो 3Cl बाहर होंगे बच्चों। तो इस तरीके से जो H2O है वो यहाँ पर होगा, बट इन दिस केस ऑफ दिस आइसोमर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा Cr है उसके जो स्ट्रक्चर में केवल 5 H2O, जो 5 H2O हैं वो हेल्प कर रहे हैं, एक हमारा Cl है, और यहाँ पर हमारे 2 Cl नेगेटिव आयन हैं, और जो H2O है वो हमारा वाटर है। तो इसको एज ए सॉल्वेंट, मतलब अगर ये किसी बॉक्स में पड़ा हुआ है, किसी ग्लास में पड़ा हुआ है, तो उसमें पानी जो होगा वो एज अ सॉल्वेंट होगा।
तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो यहाँ पर हाइड्रेट का मॉलिक्यूल है वो एज अ सॉल्वेंट भी काम कर रहा है और एज अ लिगेंड भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं बच्चों उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेट आइसोमर। तो यहाँ पर हमारे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे वो यहाँ पर हो जाते हैं बच्चों कंप्लीट। तो बच्चों जो हमारे 2 तरीके के जो एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म शो करते थे वो उसमें से एक था हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म और दूसरा था कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बात की थोड़ी बहुत और इन चारों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। तो आई होप कि बच्चों आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में।